हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है, अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, जावा के अंदर उप्स कंसेप्ट्स वगैरह पढ़ लिए। कल लास्ट अपन ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा, तो मेरे टोटल 15 लेक्चर हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस क्लास इज सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। ठीक है, जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, उनकी सुपर क्लास कौन सी क्लास है। आपको मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करते जाना है और मार्क करते जाना है कि जैसे मैं 20 क्वेश्चंस यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। जितने क्वेश्चन आपने रियली में सही किए ना, वो मुझे आप कमेंट में डालेंगे। ठीक है, कि मैंने इतने सही किए हैं। अगर किसी ने 20 में से 20 सही किए हैं, ठीक है, तो वो अपने मोबाइल नंबर भी डाले। मैं उसके 5 मिनट बात करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि उसने उसको कितनी जावा आती है। उससे कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा उसमें। तो चलिए, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कहाँ तक मैंने बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड नहीं लिए मैंने। अब धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं थोड़ा उसको हार्ड करता जाऊंगा। तो बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, अब अपने आप को आप देखोगे कि आप कितने पानी में हो। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ दिस क्लास इज सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। लगभग सभी को पता होगा कि जावा के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं, उनमें सुपर क्लास कौन सी है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या थ्रोएबल क्लास है, या ऑब्जेक्ट है, या एब्स्ट्रैक्ट है, या एक्सेप्शन है। थ्रोएबल क्लास किसकी ऑब्जेक्ट क्लास, वो किसकी सुपर क्लास है। जितनी भी एरर एंड एक्सेप्शन हैं, उनकी सुपर क्लास कौन सी क्लास है, थ्रोएबल। और जावा में जितनी भी क्लासेज हैं, उन सब की सुपर क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। जावा में जितनी भी क्लासेस हैं, उन सबकी सुपर क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास। लेकिन अगर वो पूछता एरर और एक्सेप्शंस हैं, उनकी सुपर क्लास कौन सी है, तो थ्रोएबल। और पूछता कि ओनली एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे रन टाइम एक्सेप्शंस अपने पास आती हैं और आती है, उनकी सुपर क्लास, वैसे देखा जाए तो उनकी सबसे सुपर क्लास तो कौन सी है, थ्रोएबल, और उसके ऊपर कौन सी है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कैन क्लोन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अपने पास काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो इसमें से कौन सा मेथड है जो क्या करेगा, क्लोन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे मेन मेथड ले रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब जैसे मुझे मान लो इस क्लास का एक डिस्प्ले मेथड कॉल कराना है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में, कि क्लोन ऑब्जेक्ट के बारे में। डिस्प्ले, ठीक है, तो अब मैं कैसे कॉल करूंगा, mf डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो मेरा क्या डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा। अब मुझे इस जो mf मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस है ऑब्जेक्ट, इसको असाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो बनाया मैंने, इसकी क्या करना है, मुझे क्लोनिंग करनी है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप क्लोनिंग करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको, एक्सटेंड, सॉरी, अपने क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल को, सॉरी, ये क्या एक इंटरफेस है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट कर सकते हो। कैसे, अब जैसे मैं mf डॉट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे क्लोन। क्लोन क्या, किस क्लास का है, ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन। ठीक है, माई फर्स्ट क्लास, मैंने लिख दिया mf2 इक्वल टू ये। अब जो को, सॉरी, गैप दे दिया। ठीक है, मैंने दूसरा, अब जो क्लोन किया वो क्या रिटर्न करेगा मुझे, mf डॉट क्लोन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न करेगा। और मुझे इस क्लास को किस क्लास में कन्वर्ट करना है, इस क्लास में। तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, ठीक है, टाइप कास्टिंग यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट क्लास थी उसको मैंने क्या किया, इस क्लास में। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शंस भी थ्रो करेगा। ठीक है, तो मैं थ्रो कर दूं, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर आप इंटरफेस को यूज नहीं करोगे इस क्लोनेबल को, तो क्या एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्लोन कर लिया mf2 नाम से, अब मैं डिस्प्ले को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 बार डिस्प्ले आ गया, दोनों बार कॉल हो गई। अब क्लोन यूज क्यों करते हैं अपन, यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड के साथ भी तो क्रिएट कर सकता था।
ठीक है। लेकिन क्लोन तब यूज करते हैं जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया mf, इसके अंदर कोई डाटा पास किया है या मैंने इस पे कोई वर्क किया, ठीक है। अब अगर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता न्यू कीवर्ड से, तो वो क्या करेगा, आपको न्यू ऑब्जेक्ट देगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा बना के। लेकिन अगर आप क्लोन कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्शन परफॉर्म हुए हैं या जो भी हैं, ये डाटा चेंज हुआ है या कुछ भी डाटा पास किया है, वो जो भी एक्शन हुआ है उसकी कॉपी देगा आपको, एक फ्रेश कॉपी नहीं देगा। ये क्या करेगा, एमएफ की कॉपी देगा आपको। तो आपको क्लोन तब करना है जब मैंने इस पे कुछ काम किया होगा ऑब्जेक्ट पे। जबकि मैं अगर न्यू कीवर्ड से करता, mf2 को मैं न्यू कीवर्ड से भी कर सकता था, तब मुझे क्या मिलती, फ्रेश कॉपी मिलती ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप समझ गए क्लोन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड यूज कब कर सकते हो, जब आप इंप्लीमेंट कर लो क्लोनेबल इंटरफेस पर। ठीक है, और ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन है उनको आप उसी टाइम मार्क करते जाओ कि मैंने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर क्या दिया था, दूसरे का क्या दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। यहाँ पे ना कॉपी यूज करता है ना ऑब्जेक्ट कॉपी यूज करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, which of these method of object class is used to obtain class of an object at run time। मुझे क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, उसकी क्लास का नाम निकालना है। तो कौन सा मेथड यूज आएगा ऑब्जेक्ट क्लास का, ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लास का कौन सा मेथड यूज आएगा जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं उसकी। तो चलिए, अब मुझे यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चलो मैं ये हटा देता हूं क्लोन वाला। ठीक है, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसकी मुझे क्लास का नाम निकालना है। ठीक है, एम, तो चलिए मैं सिस आउट में ही करवा देता हूं, सिस आउट एम एफ डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, अब एम एफ मेरा ऑब्जेक्ट है, उसकी मुझे क्या क्लास का नाम निकालना है। तो गेट क्लास, ये गेट क्लास किसका है, क्लास का। किसका है, क्लास, जो अपने पास क्लास है उसका ये मेथड है, कौन सा, गेट क्लास। उसमें से अपन क्या कर सकते हैं, नेम रिटर्न, जो अपने को क्या है, स्ट्रिंग देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, क्लास का नेम आ जाएगा। चलिए मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो पहले डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा पैकेज सहित पूरा नाम। ठीक है, क्या नाम है, माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है उसमें कौन सा होगा, गेट, वॉइड गेट क्लास, क्लास का गेट क्लास मेथड, नन ऑफ द अबव। क्लास का गेट क्लास मेथड वो क्या करेगा, आपको उस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उस क्लास की बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, उसमें से आप उसका नाम भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे आपको नाम निकाल के दिया, यहाँ पे अगर मैं नाम नहीं निकालता तो ये क्या करता, उस क्लास की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में, which of these keywords can be used to prevent inheritance of a class। ठीक है, कोई भी आपकी क्लास है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना है, मतलब कोई उसको इनहेरिट नहीं कर पाए, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, सुपर, कंस्टेंट, क्लास या फाइनल। पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका आंसर क्या है, कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फाइनल। अगर कोई भी मेरा इनहेरिटेंस, ठीक है, अगर अगर कोई भी मेरी क्लास है वो अगर मेरी फाइनल है, ठीक है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर ए क्लास विच हैज बीन डिक्लेयर्ड फाइनल। ठीक है, एक क्लास है जो क्या है, फाइनल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो इसमें से मैं कौन से कीवर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप पहले सोच लीजिए इसके बारे में। ठीक है, मैं 10-15 सेकंड्स आपको देता हूं, आप आराम से सोचिए कि कौन सा हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्लास आपकी फाइनल है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। आपने सोच लिया, ठीक है। आप क्या, अब अगर बात करूं मैं, एक मेरी फाइनल क्लास है, ठीक है, तो क्या मैं, चलो वन बाय वन को बात करते हैं कि क्या मैं उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर सकता हूं। अगर फाइनल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट यूज करूंगा तो क्या होगा, उसकी कोई ना कोई सब क्लास होगी। ठीक है, लेकिन फाइनल की सब क्लास नहीं हो सकती, तो मैं क्या यूज नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, दूसरा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी में है उसमें दोनों है, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड। क्या मैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकता हूं, चलिए बताइए, कर सकते हो।
एक्सटेंड यूज कर सकते हो। एक फाइनल क्लास है, वो दूसरी क्लास को तो इनहेरिट कर ही सकती है, उसकी सब क्लास नहीं हो सकती। वो तो खुद तो किसी की सब क्लास हो सकती है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक क्लास ए है, ठीक है, उसकी सब क्लास मैंने बनाई क्लास बी। अब क्लास बी को मैंने फाइनल कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है ए को तो एक्सटेंड तो कर ही सकती है वो। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए। मुझे पता है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सी दिया होगा। तो जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसको आप ढंग से पढ़ना है कि उसका मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ पे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द एग्जीक्यूशन ऑर्डर इफ ए क्लास हैज ए मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। मेरे पास क्या है, एक मेथड है, ठीक है, एक स्टैटिक ब्लॉक है, एक इंस्टेंस ब्लॉक है और एक कंस्ट्रक्टर है। तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, मैंने ये बताया हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे ये सारी चारों चीजें बना लेता हूँ मेरे प्रोग्राम में। ये मैंने एक मेथड तो बना ही रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें मैंने दे दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सेकंड थिंग वो बोल रहा है स्टैटिक ब्लॉक, मैंने लिख दिया स्टैटिक, ठीक है। फिर बोल रहा है इंस्टेंस ब्लॉक, जिसके अंदर कुछ आपको देना नहीं पड़ता, तो ये इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। ये आपका स्टैटिक ब्लॉक। आपको क्या क्या पूछा है इसने, मेथड हो गया, स्टैटिक ब्लॉक हो गया, इंस्टेंस ब्लॉक हो गया और कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये मेरा मेन मेथड हो गया। मेन मेथड के अंदर भी मैं ये सब हटा देता हूं, ये कर देता हूं मैं मेन मेथड। उसने मेन मेथड के बारे में नहीं पूछा, उसने चार चीजें दी हैं, कौन सी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, ये इंस्टेंस ब्लॉक आपका, ठीक है, और एक मेथड। स्टैटिक मेथड की बात, वो मेन मेथड की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक मेथड की बात नहीं कर रहा। तो चलिए इनका ऑर्डर क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपके स्टैटिक मेथड कौन सा, मेन मेथड, या आपका क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इंस्टेंस ब्लॉक। उसके बाद आप यहाँ पे सॉरी अपन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर ही नहीं रहे, तो कंस्ट्रक्टर का कॉल कैसे होगा, न्यू, और अपन मेथड को भी कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन। चलिए, मेरा सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। फिर स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड के बारे में उसने नहीं पूछा। फिर अपना क्या कॉल हो गया, इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ अपना, तो उसने क्या किसको कॉल कर दिया, कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और उसके बाद आपका मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, ठीक है। अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमेशा स्टैटिक ब्लॉक। अगर उसने स्टैटिक ब्लॉक दे, यहाँ पे आपको ये देखना है कि उसने कौन सा देर का, उसको हो सकता है उसने स्टैटिक ब्लॉक की जगह स्टैटिक मेथड दे दिया, स्टैटिक ब्लॉक दिया ही नहीं, और यहाँ पे आंसर में आपको दे सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि इसने चार चीजें कौन सी दी हैं, या पांच दे सकता है, तीन दे सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या एग्जीक्यूट होगा इन चारों में, स्टैटिक ब्लॉक। तो उसमें ए और बी तो हो ही नहीं सकते। अब सेकंड, मेरा मेथड कॉल हुआ या इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, मेरा इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टैटिक मेथड लिखता तो स्टैटिक मेथड कॉल होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टेंस ब्लॉक का कॉल हुआ, फिर मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर मेरा मेथड कॉल हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है सभी को? यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया फ्लो सभी का। अगर स्टैटिक ब्लॉक है सबसे पहले वो, फिर आपका स्टैटिक मेथड, मेन मेथड क्या है आपका, स्टैटिक मेथड है, तो उसके बाद स्टैटिक मेथड कॉल होता है, उसके बाद आपका इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है, फिर आपका कंस्ट्रक्टर और फिर डिस्प्ले मेथड। क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इवैल्यूएट द फॉलोइंग जावा एक्सप्रेशन इफ x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 5 है, z इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है। चलिए आप 15-20 सेकंड लीजिए, ठीक है, इसका रिजल्ट निकालिए। मैंने आपको ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पहले ही बताया है, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है या प्री डिक्रीमेंट है, मैंने इन सब के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन किया है ऑपरेटर्स वाले में। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऑपरेटर्स वाले वीडियोस को वापस से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इसको, तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जेड, जेड क्या आपका 10, लेकिन उससे पहले क्या होगा, जेड का इंक्रीमेंट हो गया,
ठीक है, आप लोगों ने तो मार्क कर लिया होगा एबीसीडी में से। तो जेड का इंक्रीमेंट हो गया, तो जेड क्या हो गया 11। 11 में क्या जोड़ रहा है वाई, 11 में 5 जोड़ दिए और 5 माइनस कर दिए, तो यहां तक का अगर मैं देखूं तो 11 ही बचा। फिर इसने जेड जोड़ा, जेड की वैल्यू क्या है 11, तो 11 प्लस 11 22। ठीक है, फिर क्या जोड़ रहा है एक्स, 22 में एक्स जोड़े कितना, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो क्या होगा 25। उसके बाद एक्स की इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा 25। एक्स का इंक्रीमेंट क्या कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर ये प्लस प्लस एक्स होता तो अपना 26 हो जाता। क्लियर है सभी को, क्योंकि यहाँ पे क्या है जेड क्या हो गया पहले इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे 11 हो गया। 11 के बाद आपने वाई जोड़ा और वाई घटा दिया, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने वापस जेड जोड़ा, तो जेड की लास्ट वैल्यू क्या थी 11, 22 हो गया। और 22 में एक्स कितना जुड़ेगा 3, 4 नहीं जुड़ेगा। अगर प्लस प्लस एक्स होता प्री इंक्रीमेंट होता तो 4 जुड़ता। अब क्या हुआ पहले ऐड होगा और फिर क्या होगा आपका प्रिंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 25। आपने क्या आंसर दिया वो आप मुझे मैसेज कर दें। अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और जो भी चाहते हैं कि उनके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं और हैं तो मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आगे नेक्स्ट। जो भी मैं हर एक चाहता हूं मैं सैटरडे को या संडे को आपको क्वेश्चंस बुक हर वीक पे अब आगे मैं एक ऐसा सेशन लूं। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चंस भी दे सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस है आप एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, Which of the following tool is used to generate API documentation in HTML format form document in source code? मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। ठीक है, और एक थे अपने API डॉक्यूमेंट। API डॉक्यूमेंट किससे, अपने कमेंट किससे स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, चलिए मैं ये सब तो हटा देता हूँ एक बार, आपको समझ में आ गया। सिंगल, ये क्या था अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके लिए आप पहले चलो आप क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, और उसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि कौन सा टूल आप इसमें यूज करोगे। ठीक है, मैंने उसके लिए क्या बताया था, डॉक्यूमेंटेशन जावा में क्रिएट करने के लिए जावा डॉक को यूज किया जाता है। कौन से कंपाइलर को, जावा डॉक कंपाइलर को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टूल यूज होगा, जावा डॉक टूल यूज होगा। ठीक है, ये भी आ सकता है कि आपको ये क्रिएट कैसे करना है, तो आपका जो मल्टीलाइन कमेंट है वो स्लैश स्टार से शुरू होता है, जबकि ये स्लैश डबल स्टार से स्टार्ट होता है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लूप डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड। अब इसमें से वैलिड कौन सा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 इसमें वैलिड है, एक इनवैलिड है। चलिए सबसे बात करते हैं कि सबका इनिशियलाइजेशन है स्टार्टिंग में। ठीक है, सबने अच्छे से इनिशियलाइज कर रखा है, सबने फिर कंडीशन दे रखी है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रखा है। चलिए सबका सिंटेक्स मुझे प्रॉपर लग रहा है। अब इसमें से किसमें, अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। मैंने i=2 लिया, लूप मेरा कहाँ तक चलेगा 20 तक चलेगा। ठीक है, और आई को क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई मतलब i=2 है, तो शुरुआत में i की वैल्यू अब क्या कर देगा 4 कर देगा, फिर 4 के बाद चलेगा। ठीक है, लेस देन 20 है। ठीक है, तो अब क्या करेगा 4 को 2 से 8 कर देगा, तो नेक्स्ट लूप चलेगा 8 के लिए। तो ये लूप की ऊपर बात करूं तो मेरा 4 बार चलेगा। ठीक है, 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 16 के लिए, फिर 32 होते ही ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो मेरा ये कंडीशन मेरी ट्रू दिख रही है। चलिए इसकी बात करते हैं, 20 है, जब तक 2 से बड़ा है। ठीक है, हर बार एक एक माइनस करेगा, तो ये 20 से चलेगा, तो 19 20 18 17 ये लूप चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नॉर्मल सिंटेक्स आपका। चलिए इसकी बात करते हैं, i=7 है, जब तक ये 77 से कम है। इसमें ये क्या कर रहा है, i+7 क्या है, i=i+7। मैंने आपको बताया था ना, i=i+7 को आप इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है 7 i के अंदर क्या कर रहा है, हर बार 7 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये 7 हो गया, फिर अगली बार 14, फिर 21, ठीक है, फिर 28, इस टाइप से अपना लूप चलता जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, i=99 करेक्ट है, इनिशियलाइजेशन 0 से बड़ा है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। i डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, लेकिन इसने i डिवाइडेड बाई 9 एक करेक्ट सिंटेक्स नहीं है ना, इसको इसने i के अंदर तो दिया ही नहीं कुछ, इसने क्या नहीं किया, इसको i के अंदर असाइन नहीं किया।
जैसे यहाँ पे अपन असाइन कर दिया या अपन इंक्रीमेंट कर दिया, सिंगल सिंटेक्स अपन यूज कर रहे थे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो कि एक वैलिड नहीं है सिनारियो। तो आप इन चारों सिनारियो को एक बार एग्जीक्यूट करके भी देखें, ठीक है, अपने जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें, कि तो क्या ये सही है, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है या नहीं है। वो क्वेश्चंस आप क्रॉस वेरीफाई भी उनको करके चेक करो, और इस टाइप के क्वेश्चंस करके भी आप एक बार अपनी कोडिंग और थोड़ी बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि नोट वैलिड लिखा है तो वैलिड सिर्फ ए है जो वैलिड नहीं है। ठीक है, एन इंटरफेस विद नो फील्ड्स और मेथड इज नोन एज, हाँ, एक इंटरफेस ऐसा है जिसके अंदर ना तो कोई वेरिएबल फील्ड्स है, मतलब इंटरफेस में क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स तो होते ही नहीं। जो भी वेरिएबल लोगे आपको बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मेथड्स कौन से होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर ना तो कांस्टेंट्स हैं, ना ही उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है, मार्कर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। रनेबल इंटरफेस हैं, ये सब क्या अपने पास पहले से इंटरफेस है जो अपने थ्रेडिंग में वो काम में लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरफेस जिनमें क्या है, नो फील्ड्स नो मेथड्स, तो वो क्या होते हैं, मार्कर इंटरफेस। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आगे जब कलेक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि मार्कर इंटरफेस ना उसमें मेथड है ना उसमें फील्ड्स है, तो वो किस काम का, फिर वो कहाँ काम आते हैं, तो उसके बारे में भी अपन एक्सप्लेन करेंगे आगे। विच ऑफ दीज क्लासेज आर द डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द थ्रोवेबल क्लास, थ्रोवेबल क्लास के मतलब कौन सी सब क्लासेज हैं जो डायरेक्ट हैं। ठीक है, मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको बताया था कि जो जितनी भी एरर और एक्सेप्शंस हैं उनकी सुपर क्लास सब की क्या है, थ्रोवेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी एक्सेप्शंस क्लासेज हैं या कुछ हैं। तो यहाँ पे दे रहा है रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर क्लास, ये सही है। एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास, एरर एंड एक्सेप्शन क्लास, आईओ एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन क्लास। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोल के भी बता दिया कि एरर एंड एक्सेप्शंस क्लासेस जो भी हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, थ्रोवेबल क्लास को क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस के अंदर आगे क्या आती है, अपनी आईओ एक्सेप्शंस आती है, रन टाइम एक्सेप्शंस आती हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन की सब क्लासेस हैं, ना कि ये डायरेक्टली किसकी सब क्लासेस हैं, थ्रोवेबल की। थ्रोवेबल की डायरेक्ट क्लासेस कौन सी है, एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नॉर्मली मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो या तो अपने टॉपिक्स में कवर नहीं हो पाए हैं, या फिर लेस मैंने उसके बारे में कम बताया हो, तो जो भी बच गए हैं उनके बारे में भी मैं डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेरिएबल विच गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड, कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जिनको मेमोरी क्या होती है, रन टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या ऑब्जेक्ट होता है क्रिएट होता है तब उनको मेमोरी असाइन होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अब तक दे दिया होगा इसका जवाब, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेमोरी कब असाइन होती है किसी को, जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसका, इंस्टांस वेरिएबल्स कोई, तो यहाँ पे कौन सी है, इंस्टांस वेरिएबल्स। आप किसी क्लास का आप अगर स्टैटिक मेथड है या, तो आप क्या करते हो, उसको क्लास के नाम से कॉल कर लेते हो, उसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको उसी टाइम मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इंस्टांस वेरिएबल को कब होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो किसी ने ऑल ऑफ द अबव तो नहीं किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए लोकल वेरिएबल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, जो लोकल वेरिएबल है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, नल रहती है, जीरो रहती है, या डाटा टाइप्स पर डिपेंड करती है, या उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आपका लोकल वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। तो वो किस टाइप का वैल्यू है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो सोच लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब देखते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। लोकल जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा, डी, नो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर लोकल वेरिएबल्स। तो मैंने एक बार बताया था कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो किसकी थी बताई थी मैंने बताई थी इंस्टांस वेरिएबल की। इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता है, जो इंटीजर कैटेगरी के हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने बताया था जीरो रहती है। फ्लोट और डबल की मैंने बताया था 0.0 रहती है। बुलियन की मैंने बताई थी फॉल्स रहती है। लेकिन वो किस केस में, इंस्टांस वेरिएबल के केस में, ना कि लोकल वेरिएबल के केस में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, आपको हर एक कीवर्ड को ढंग से पढ़ना है और हर एक को उसको
10-15 सेकंड सोच के जवाब देना। ऐसा नहीं कि यार बहुत इजी क्वेश्चन आ गया मैंने टिक कर दिया, उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको किसने गलत किया है वो मुझे कमेंट करें कि मैंने जल्दबाजी में इसको गलत किया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक क्लास है मेरी टेस्ट, ठीक है, उसमें मैन मेथड ले रखा है मैंने, उसमें a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 10 है, रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, चलिए मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ, तब तक आप आंसर बताइए कि रिजल्ट 30 आएगा, रिजल्ट 10 आएगा, रिजल्ट 10 स्पेस 20 आएगा, या कंपाइलेशन एरर आएगी। चलिए मैं ये तब तक क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम बना लेता हूँ। आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। चलिए वहां पे क्या है, इंट a इक्वल्स टू 10 है और इंट b इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, सिस्टम हाउस में आपने ले रखा है वहां पे a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और रिजल्ट प्लस a प्लस b। ठीक है, ये लगा मुझे। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, चलिए मेथड हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है अभी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए आपने देख लिया, मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 10-20। ये क्या करेगा, इन दोनों को कॉन्केट कर देगा। इसने कॉन्केट क्यों किया, यहां पे मैंने प्लस लिया, ये क्या थी मेरी स्ट्रिंग थी, तो इसने क्या किया, पहले सबसे पहले स्ट्रिंग ले ली। अब स्ट्रिंग के अंदर प्लस यूज कब करते हैं अपन, कॉन्केट करने के लिए। किसके लिए, कॉन्केट करने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या है, इसने कॉन्केट कर दिया, 10 कर दिया। फिर इसने पहले इसने इतने की स्ट्रिंग बनाई, पहले इसकी स्ट्रिंग बनाई, तो इसकी स्ट्रिंग क्या बनी, रिजल्ट कोलन 10। अब फिर वो भी स्ट्रिंग रही ना, फिर उसके अंदर इसने क्या कर दिया, 20 को और ऐड कर दिया। चलिए मैं इसका एक उल्टा लिख देता हूं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस, ठीक है, मैंने इसका उल्टा लिख दिया। अब रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 30 रिजल्ट है ना, अच्छी चीज। सेम चीज को मैंने रिवर्स लिख दिया तो क्या आया, 30 रिजल्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे आया तो इसको क्या मिला, एक इंटीजर वेरिएबल है 10, उसने किस में ऐड कर दिया, बी के अंदर। सबसे पहले तो 1 बाई 1 चलेगा ना, ये ए के अंदर किसने किया, इसको बी को ऐड कर दिया, क्या गया बी 30। अब 30 को इसके किसके साथ ऐड करना है, स्ट्रिंग के साथ। 30 को स्ट्रिंग के साथ इसने ऐड कर दिया तो क्या गया 30 रिजल्ट। जबकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग के साथ इसने पहले ए को ऐड किया तो वो क्या है, वापस स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, और फिर उसने स्ट्रिंग के साथ ही बी को ऐड कर दिया है। जबकि यहाँ पे ये स्टार्ट कहां से किया, इंटीजर से। ठीक है, जब तक इसको इंटीजर मिलते गए तब तक वो ऐड करता गया, जैसे स्ट्रिंग मिलता गया उसने क्या कर दिया, उसको कॉन्केट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस में डेफिनेटली कह रहा हूं, एक क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट करता हूं कि एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इनमें। क्लियर है सभी को। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 10-20। इसने क्या, स्ट्रिंग थी पहले तो इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्केट कर दिया। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू परफॉर्म क्लीनअप प्रोसेसिंग बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे डीरेफरेंशिएट हो गया, अब काम नहीं आ रहा, ठीक है, उसको क्या करना है, क्लीनअप करना है। तो उसके पहले तो क्लीनअप, पहली बात तो क्लीनअप किससे करते हैं, क्योंकि एक पूछ रहा क्लीनअप से पहले की प्रोसेस को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्लीनअप किससे करते हैं, जीसी, गार्बेज कलेक्टर करता है ये काम। गार्बेज जीसी मेथड किस क्लास में है, एक सिस्टम में भी है और एक रनेबल में भी है। ठीक है, मैंने रन टाइम में भी है। ठीक है, तो मैंने दोनों के बारे में आपको पिछले से पिछले लेक्चर में या पिछले लेक्चर में बताया था आपको गार्बेज कलेक्टर के बारे में, कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो अब यूज नहीं आ रहे उनको क्लीन अप करने का प्रोसेस करता है। लेकिन उससे पहले, क्लीन अप प्रोसेस से पहले वो क्या करेगा। ठीक है, तो चलिए आपने सोच लिया आंसर कौन सा है, इसका आंसर होगा फाइनलाइज। मैंने बताया था फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट अब यूज नहीं आ रहा उसके पहले उसको क्या करेगा, एक क्लिनिक प्रोसेस से पहले क्या करेगा, उसको फाइनलाइज करेगा कि अब ये श्योरली अब कहीं यूज नहीं आ रहा। ऐसे डायरेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट को हटा नहीं सकते ना, उससे पहले आप उससे श्योरिटी तो मांगोगे ना कि अब ये ऑब्जेक्ट क्लास में कहीं पे भी यूज नहीं आ रहा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइनलाइज। फाइनल के बारे में आपको पता है, फाइनली
फाइनली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्राई कैच फाइनली के अंदर फाइनली जो ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। किसी भी केस में अगर कैच में एक्सेप्शंस आ गई या कुछ आ गया तो फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। जो अपन कोई भी अपना जो काम है जैसे फाइल को क्लोज करना या कोई स्ट्रीम्स अपनी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो क्लियर है। तो अगर ये पूछता कि क्लीनअप के लिए क्या यूज करते हैं तब तो जीसी, लेकिन क्लीनअप से पहले क्या करना है, ठीक है, अपने को प्रोसेसिंग जो करते हैं उसके लिए फाइनलाइज। तो यहां पे आंसर क्या होगा, फाइनलाइज। ठीक है, चलिए, विच ऑपरेटर इज यूज्ड बाय जावा टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करनी है तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेलोक पढ़ा आपने सी के अंदर, मेमोरी एलोकेशन के लिए एलोक, न्यू या क्रिएट। ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे मैं माई फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, एम एफ इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास, तो यहां पे क्या हो रही है, इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू। कौन सॉरी कौन सा ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। क्लियर है सभी को, इसके लिए क्या यूज करेंगे, न्यू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द हैश कोड मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड बताया था मैंने कि वो क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस नंबर रिटर्न करता है। तो वो किस टाइप का डाटा रिटर्न करता है, वो इंटीजर है कि ऑब्जेक्ट है कि लॉन्ग है कि वॉइड है, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, जब मैंने स्ट्रिंग की बात कर रहा था, जब मैं इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल की बात कर रहा था, तब मैंने आपको ये हैश कोड के बारे में बताया भी था। ठीक है, तो उसमें आपने हैश कोड मेथड यूज किया था। तो वो क्या रिटर्न करता है, एक मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है जो क्या किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। जो किस टाइप का था, इंट टाइप का था। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन आप, मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तो आप पहले अपनी तरफ से उसको टिक मार्क कर लो कि मेरा आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, मतलब इनमें से किसका इंस्टांस क्रिएट नहीं किया जा सकता, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, किनका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इंटरफेस का, या दोनों का, या नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी ने सोच लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस दोनों का क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, उनका ओनली रेफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं, उसके बारे में कंप्लीटली आपको क्या करना है, उसके बारे में समझना है कि वो क्या करना चाह रहा है। व्हाट इज द प्रोटोटाइप ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसी क्लास का क्रिएट करते हो तो उसका प्रोटोटाइप क्या होगा। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास का मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसका प्रोटोटाइप क्या रहता है, क्लास का नाम, ठीक है, जो भी क्लास का नाम है, ठीक है, और आगे क्या होंगे, दो ब्रैकेट, ये क्या होगा, इसका प्रोटोटाइप होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है ऐसा। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी डाटा को रिटर्न नहीं करता, इवन वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। ये क्लास का नेम से बना रहा है लेकिन इसमें डाटा क्या पास कर रहा है, वॉइड पास कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है, क्लास नेम, ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्रोटोटाइप। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस असेस स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड फॉर एन इंटरफेस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असेस स्पेसिफायर इंटरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड यूज कर सकता हूं, या प्राइवेट यूज कर सकता हूं, या पब्लिक यूज कर सकता हूं, या इनमें से कोई भी मैं यूज नहीं कर सकता। मैंने 2 क्लास पहले ही पढ़ाया था आपको इंटरफेस, उस लास्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग से जस्ट पहले पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस में क्या होंगे, सारे जो भी मेथड्स होंगे ऐसे स्पेसिफायर वहां पे या कोई आप यूज करते हो तो वो क्या होगा, पब्लिक होगा। क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, तो उनको कोई ना कोई थर्ड पार्टी उनको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाएगी, तो वो किस टाइप का होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या, इनकी लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में अपन ऐसे स्पेसिफायर के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, पब्लिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी।
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कैसे रहे मुझे ये भी बताएं। आज मैंने सिंपल, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं लिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने 8-10 क्वेश्चंस अच्छे भी लिए, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन सिंपल्स भी लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, ठीक है, और हर सैटरडे या संडे को 20 क्वेश्चंस इस पे रिपीट करेंगे। टॉपिक वाइज जो मैंने टॉपिक करवा दिया, मैंने आज थ्रेड्स के, कलेक्शन क्लासेस के या उनके क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि मैंने यहाँ तक ही पढ़ाया है, तो मैंने वहीं तक के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।